इस सच्चाई को कहना पड़ेगा। मैं अपनी जबान पे ताला नहीं लगा सकता हूं। मैं गुलाम नहीं हूं किसी का, और ना ही मैं किसी से जो है मैं किसी के आगे झुकना पसंद करता हूं। सच कहूंगा, और सच ये है कि यहाँ की सरकार भी हमें कीड़े मकोड़े समझ रही है। उन्होंने जो वादे किए लोकतंत्र में इस चुनाव से पहले कि हम ये करेंगे, आज उन पे वो काबिल नहीं है। मैं यहाँ की सरकार को भी कह रहा हूं कि वो अपने अंदर बदलाव करें। वो अपने वादों को, जो वादे उन्होंने किए थे आवाम से, उन पे खरा उतरे, वरना उस सरकार का भी सामना करना पड़ा तो सरकार का भी सामना करेंगे। अपने लोगों की आवाज को दबने नहीं देंगे। एक बहुत बड़ी घटना पे आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। यहाँ की छोड़ दो, यहाँ के साथियों ने कल रात से बताया कि परमिशन नहीं दे रहे थे, तो मैंने उनसे कहा कि देखो ये विपक्षी सरकार है जो परमिशन नहीं देती। यहाँ जो बैनर पोस्टर लगाए गए थे उनको फाड़ दिया गया, तो हमने कहा कि उनको बैनर फाड़ने दो, हम उनके घमंड जो है वो फाड़ देंगे, जो घमंड अपने दिल में रखे हुए हैं। हमारा भाईचारा जिंदाबाद था और जिंदाबाद है, लेकिन साथियों मैं जो इस मंच से कह रहा हूं उस पर अमल होना चाहिए। भारत के सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण पर जो कैप थी, आपके एजेंडे में सबसे पहला मसला आपने रखा है कि ईडब्ल्यूएस का आरक्षण खत्म होना चाहिए। ये गलत है, वास्तविकता में गलत। लेकिन भारत के सुप्रीम कोर्ट में सर्वोच्च न्यायालय ने उसको मान्यता दी और कहा कि आज हमने 50% की कैप खत्म कर दी है। मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि मुल्क की तरक्की, मुल्क में रहने वालों की तरक्की, इस आवाम की तरक्की तब होगी जब इस आवाम के लोगों को हक अधिकार मिलेंगे, जब इस आवाम के लोगों को नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, जमीन मिलेगी, आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे, तब जो है इनके हालात बदलेंगे। तो मैं मानता हूं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। संख्या के आधार पर आरक्षण इस देश में अब लागू होने का समय आ चुका है। चाहे वो मुसलमान की आबादी हो, चाहे वो सिख की आबादी हो, चाहे वो जैन की आबादी हो, चाहे वो दलित की आबादी हो, चाहे वो पिछड़े वर्ग की आबादी हो जिनकी 52% आबादी और झुंझुना 27% का वो भी पूरा नहीं मिलता, उसको लेके घूम रहे हैं। और इसके लिए जरूरत है कि मुल्क में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जब जातिगत जनगणना होगी तभी पर्दा खुलेगा कि किसकी कितनी संख्या और किसको मिला क्या देश में। आज हमें इस मुल्क में आजाद हुए 70 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन अगर जातिगत जनगणना होकर आंकड़े बाहर आएंगे तो पता लगेगा कि हम पे कितने रोजगार, कितनी नौकरियां, कितनी जमीन है, कितना बिजनेस है, कितनी हिस्सेदारी हमें मिली है हमारे मुल्क में। देश आजाद हुआ, कमजोर कमजोर रह गया, गरीब गरीब रह गया। जिन पे सामाजिक आर्थिक जो ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर है उसके आधार पे जिनको अधिकारों से, पढ़ाई से, अवसरों से वंचित रखा गया, वो इसी हालात में पड़े रहे। और आज भी इसी हालात में कुछ लोगों के भरोसे, जिनको रहबरे कहते हैं, कि उन रहबरों के भरोसे वो जिंदगी बदलेंगे। कोई रहबर जिंदगी नहीं बदलेगा आपकी अगर आप अपनी लड़ाई नहीं लड़ोगे। मैं आपसे अपील करता हूं कि समय आ चुका है, उठ खड़े हो, इंतजार मत करो। ये हक अधिकार का समय है, ये अपने आने वाली पीढ़ियों को जवाब देने का समय है। अगर आज हम लोग चूक गए और मुल्क के आईन, मुल्क के संविधान पे जो खतरा मंडरा रहा है, अगर वो खतरा और मजबूत हुआ तो कल आने वाली पीढ़ी आपसे मुझसे हिसाब मांगेगी। मैं इस्लाम के मानने वाले लोगों से भी कहना चाहता हूं कि इस मुल्क का पूरे दुनिया में एक ऐसा मुल्क जो सबको बराबर का अधिकार देता है, जिसका संविधान, आज उस संविधान को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। आज हमें एकता बनाने की जरूरत है। जानवर भी समझते हैं, ये जो सम्मानित साथी बैठे हुए हैं ये गौर करें, जानवर भी समझते हैं कि जब आग लगी हो जंगल में तो सबको एकजुट हो जाना चाहिए, लेकिन आवाम नहीं समझ रही है। क्योंकि जो लोग खुद अपने निजी स्वार्थों में बांट के रखना चाहते हैं उनको भी जवाब देना पड़ेगा हमारे साथ साथ कि जब इस मुल्क में हमारे हक अधिकार, हमारा सम्मान, स्वाभिमान दांव पे लग गया था तब हमारे रहबर क्या कर रहे थे जिनको कौम ने रहबर माना। तो जितनी जिम्मेदारी मेरी है उतनी आप सब लोगों की और उतनी इन सब लोगों की कि हम एक यूनाइट हो, इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध एकजुट हो, भाईचारा बनाए और मिलकर अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़े। संविधान ने तो बहुत कुछ दिया है। संविधान ने अनुसूची 5 दी,
इस देश के जल जंगल जमीन पे आदिवासी को हक दिया, लेकिन जितनी जमीन वो तैयार करता है वो लूट लेती है सरकारें और वो बेबस हो जाता है और अपने हक की आवाज उठा तो नक्सली कह के मारा जाता है। ये है मुल्क में हमें मिला है। जो अगर हम अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं तो झूठे मुकदमे, सीबीआई ईडी की रेड और तमाम तरह के प्रयास करके हमें रोका जाता है। नहीं रुकेंगे, बिल्कुल नहीं रुकेंगे और तब तक नहीं रुकेंगे जब तक इस गैर बराबरी को फाड़ के नहीं फेंक देते, जब तक हम लोग आवाम में क्रांति नहीं पैदा करते थे। जैसे हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़े तैसे इनके खिलाफ भी लड़ेंगे और इनको भी जवाब देंगे, क्योंकि हमें आज हमसे उम्मीदें की जाती हैं, उन उम्मीदों पे खरे उतरना है। और मैं सरकार से मांग करता हूं, यहां आईबी इंटेलिजेंस के लोग होंगे, LIU के लोग होंगे, पुलिस के लोग होंगे, कहना वजीर आजम से, वजीर आजम ही हुए ना, मुख्यमंत्री, कहना मुख्यमंत्री से कि मॉब लिंचिंग पे 2 महीने के अंदर कानून पास करो, और नहीं करोगे तो फिर करेंगे तुम्हारा भी सामना रांची के मैदान में। आप तैयार हैं? हक की लड़ाई में किसी के लिए कोई समझौता नहीं। आपने वादा किया था मेरे लोगों से, जो भाजपा की सरकार में मॉब लिंचिंग होती है वही है आपकी सरकार में, और फिर आपका क्या फायदा मुझे बताइए। हटा देंगे। अगर नहीं सुधरोगे तो आपके सामने भी लड़ेंगे संवैधानिक रूप से, लेकिन जवाब देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी, आपने जो वादे किए थे कि हम करेंगे, और हम करेंगे, कब करेंगे? बीच में भी आपकी सरकार से डावाडोल हो रही थी, आपके कर्मों की वजह से। हमारे लोगों ने तो पूरा इंतजाम किया था कि आप बैठे रहें कुर्सी पे। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे जो मुद्दे यहां की इस अधिकार रैली ने रखे हैं, उनको आप अपने जहन से अपने साथियों के साथ मिलकर उनको अमल में लाएं और उन पे कुछ अच्छा करके दिखाएं। और आपसे कहना चाहता हूं, मैं तो नाउम्मीद हूं इन लोगों से। उसका कारण है कि हमेशा ठगे गए और फिर उम्मीद करके बैठते, फिर ठगे जाते हैं। तो मैं नाउम्मीद उन लोगों से, लेकिन आपसे नहीं। आपसे कहना चाहता हूं कि इस लड़ाई में अब समय आ चुका है एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ने का, और मैं निराश नहीं करूंगा आपको। मेरा वादा है, मैं यहां समाज से वादा कर रहा हूं, निराश नहीं करूंगा। आप 1 कदम चलोगे तो 100 कदम चलूंगा, आप 100 कदम चलोगे तो 1 लाख कदम चलूंगा, और आप नहीं भी चलोगे तो भी जब आपकी तरफ कोई आंख उठेगी उसको जवाब देने के लिए आपका भाई आपके साथ खड़ा रहेगा पूरी जिम्मेदारी के साथ। बस अमल में लाइए और अपनी जिम्मेदारी को समझिए। समय किसी के लिए नहीं रुकेगा, ना मेरे लिए ना आपके लिए। कल हम सबको जाना है, ये निजाम जो आया है उसको जाना, लेकिन दुनिया क्यों याद रखे आपको मुझे बताओ। यहां इंसान भी पैदा होते हैं और जानवर भी पैदा होते हैं। लोग अपने लिए भी जीते हैं, याद उसको किया जाता है जो दूसरों के लिए जीता है। तो दूसरों के लिए, यानी कि दूसरे भी, वो दूसरों में भी अपने जो उम्मीद करके बैठे कोई हमारे लिए लड़ेगा, कोई बोलेगा। ऐसे हालातों में एक शायरी हमारे साथी अधूरी छोड़ गए हैं, उस शायरी को भी पूरा कर देता हूं कि ये सूरज चांद सितारे मेरे साथ में रहे, ये सूरज चांद सितारे मेरे साथ में रहे, जब तक आपके हाथ मेरे हाथ में रहे, और हाथ से टूटकर गिर जाए वो पत्ते नहीं हम, आंधियों से कह दो औकात में रहे। ये अभी मेरी गाड़ी पे 2 दिन पहले एक जगह हमला किया गया, उनको लगता है डर जाऊंगा। याद कर रखना कि डर जाऊंगा तो मर जाऊंगा। आजाद जिया हूं, आजाद मरूंगा। ये मुल्क मेरा है, और इस मुल्क की तरक्की के लिए, इस मुल्क में रहने वाले अपने लोगों के लिए अगर कोई कीमत चुकानी पड़ी तो तैयार हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय